नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में भी हेल्प करते हैं और हम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझने में भी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम C-TET का जनवरी 2021 का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर सोल्व करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, अध्यापकों को बहुभाषीयता को समझना चाहिए। अब इसमें बहुभाषीयता क्या होता है? बहुभाषीयता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास में बहुत सारी भाषाओं का जो समावेश होता है उसको कहते हैं हम बहुभाषीयता। मतलब किसी भी क्लास में बहुत सारी भाषाओं को शामिल करके अगर पढ़ाया जाता है तो उसको बहुभाषीयता बोलते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह एक रुकावट तो नहीं हो सकती, एक समस्या ये भी नहीं हो सकता, एक व्यवस्थागत मुद्दा ये भी नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन है एक गुण और साधन, ये हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो ये एक गुण और साधन, तो इसका ये चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, बाल केंद्रित की कक्षा वह है जिसमें, अब इसमें बाल केंद्रित कक्षा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शिक्षा जिसमें बालक को ध्यान में रखकर बालक की इच्छा, उसकी रुचि, उसकी योग्यता और उसका स्तर, ये सब ध्यान में रख के अगर कोई शिक्षा दी जाती है तो उसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें पहला है ऑप्शन है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कक्षा में अगर कोई अध्यापक किसी को भी वर्गीकृत करने की बात करे तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। दूसरा है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो इसमें पुरस्कार का तो प्रयोग कर सकता है लेकिन दंड का प्रयोग शिक्षक नहीं कर सकता, तो ये भी गलत होगा। तीसरा है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये हो सकता है। और चौथा है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक से भी बच्चों को हम नहीं समझा सकते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है तीसरा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें इस क्वेश्चन में सांस्कृतिक उपकरण की बात की है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने हमेशा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बच्चों का विकास, उसके चिंतन, इसके बारे में बात की है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहला ये गलत है। दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा ने हमेशा अनुकरण द्वारा सीखने पर बल दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा B.F. स्किनर ने बार बार क्रिया करके सीखने के ऊपर बल दिया है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो होगा चौथा। अब है चौथा क्वेश्चन, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? मतलब इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी है जेंडर को कम, रूढ़िवादिता को कम करने के लिए? तो पहला है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये हो सकता है। दूसरा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही लिंग के योग्यता समूह बना के हम कम नहीं कर सकते। और तीसरा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है। चौथा है लिंगों को जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये गलत है, क्योंकि उनको जैविक अंतर की उपेक्षा करेंगे और उन्हें अस्वीकार करेंगे, ये भी गलत है। अब इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो कुछ भी विचार विमर्श करके प्रोत्साहित करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए इसका जो दोनों में से इसका जो सही है वो है तीसरा इसका आंसर है।
अब है 5वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अब इसमें फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि किसी भी पृष्ठभूमि से आए बच्चा, चाहे वो पढ़ने में अधिगम के में निर्योग्य हो या कोई सी भी पृष्ठभूमि से उठ के आया हो, चाहे वो होशियार है, चाहे वो बहुत होशियार है, चाहे वो समान स्तर का है, सभी बच्चों को एक ही साथ में मिलकर एक ही कक्षा में समान रूप से अगर शिक्षा दी जाती है तो उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये गलत है, क्योंकि उनको उनकी सीमा के अनुसार उनकी पहचान करके उन्हें अगर नामांकित करेंगे तो उसको समावेशी शिक्षा नहीं कहेंगे। दूसरा है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है, दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ये हो सकता है। और चौथा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रबंध कराना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अब छठा क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? अब इसमें है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला है, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो उनके चिंतन को बढ़ावा मिलता है उससे। तो दूसरा है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी हो सकता है। रटने पर आधारित प्रश्न देकर, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि रटने पर आधारित प्रश्न देकर हम उन बच्चों को की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। और चौथा है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो ये इन तीनों में से ये सबसे सही ऑप्शन, क्योंकि कोई भी क्रियाकलाप देकर हम बच्चों को अगर पढ़ाएंगे या उनको कुछ भी देंगे तो उसमें वो ज़्यादा रुचि लेंगे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा। अब 7वां, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? अब पठन वैफल्य का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो, जिनको पढ़ने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं पठन वैफल्य। तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण शारीरिक परीक्षण से हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलताओं के विश्लेषण से ये हो सकता है। तीसरा है, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, ये नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही पढ़ने और लिखने में असमर्थ है, तो उनमें जटिल और उच्च स्तर की समस्याएं तो हो ही नहीं सकती हल, तो ये तो होगा ही नहीं। और चौथा है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ये भी गलत है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का इससे कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ने लिखने से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके। अब है 8वां क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं? आंशिक दृष्टि मतलब कम दिखाई देने वाला, मतलब जिसको कम दिखाई देता है, उन विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, ये पूछ रहा है। तो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, तो ये तो आंशिक दृष्टि वालों को हेल्प करेंगे, क्योंकि 3D नक्शे और चार्ट होती है, उससे उनको देखने में हेल्प मिलेगी, तो ये नहीं होगा। दूसरा है बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बोलने से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा और स्पर्श करके भी वो पढ़ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये हो सकता है, क्योंकि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट को वो देख नहीं पाएंगे, उनकी आंशिक दृष्टि होगी इसलिए। और चौथा है बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, तो ये भी सही है, क्योंकि बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकों से वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसका इनमें से तीनों ऑप्शन सही है और ये गलत है, तो ये अपने को नहीं ये पूछ रहा है, तो ये छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अब है 9वां क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था, मतलब बच्चों के पढ़ने में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन ये है, ये हो सकता है। का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। और तीसरा इसकी भूमिका नगण्य है, ये भी नहीं हो सकता। का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला। अब है 10वां क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को पिका को क्या करना चाहिए? जो अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित करवाए, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि बच्चों को योग्यता के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते। और तीसरा है विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य को करने में सशक्त हो, ये हो सकता है क्योंकि उनको ग्रुप डिस्कशन और संवाद और इन सब से उनको पढ़ने में रुचि मिलती है। और चौथा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक विधि को अपनाना चाहिए, ये गलत है क्योंकि विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को नहीं अपनाना चाहिए। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन ये दोनों सही है, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा, पहला और तीसरा इसका। अब है 11th क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? इसमें ये पूछा है कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो पहला है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये नहीं है। इसके ये हो सकता है क्योंकि उसको विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाना भी मना है और उसको विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए, इसलिए ये गलत है। और दूसरा है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायक उपलब्ध कराना, ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके समूह चुनौतियों को समझना, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे को बताना है कि कौन सा पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पहला। अब है 12वां क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उपेक्षित, तो ये तो गलत है, उपेक्षित नहीं करना चाहिए। दूसरा समझना चाहिए, ये हो सकता है। तीसरा अनदेखा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और चौथा टालना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, समझना चाहिए। अब है 13वां क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन से वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के? तो इसमें प्रभावशाली अधिगम के लिए पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी और सहयोगी, ये भी गलत होगा। तो और दूसरा है भयावह और सुसाध्य, ये भी गलत होगा। तीसरा प्रतिस्पर्धी सुसाध्य, ये भी गलत होगा। चौथा है सहयोगी प्रतिस्पर्धी, ये सही होगा क्योंकि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अब 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, और चौथा है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। तो इसमें अपने को बताना है कि इन बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ये नहीं होगा क्योंकि सीखने से ज़्यादा पूर्ण करने पर बल देंगे तो सीख ही नहीं पाएगा। दूसरा है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, ये हो सकता है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, ये भी हो सकता है। चौथा है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को नया कौशल सीख रहा है। तो इसका सबसे प्रभावशाली है वो है चौथा, क्योंकि पाढ़ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी है शिक्षण पद्धति है जिसमें कोई भी बच्चा अगर कोई नई विषय वस्तु सीख रहा है तो हम उसको कुछ भी
उससे रिलेटेड हम कुछ भी उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या ऐसा कुछ भी उसको देके उसको जो उसको समझने में हेल्प करे वो देके हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जब अगर वो समझ जाए तो उसके बाद उसको वहाँ से हटा देना, उसी को हम स्केप होल्डिंग कहते हैं या फिर पार। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, चौथा। अब है 15वां क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब चिंतन के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, ये गलत है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही वो सोचना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये हो सकता है क्योंकि अपने को गलत ऑप्शन चूज करना है। और दूसरा है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियात्मक पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, ये नहीं होगा क्योंकि ये सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी सही है, इसलिए यही नहीं होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला। अब है 16वां क्वेश्चन, अधिगम एक क्या है, सरल और रेखीय प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये नहीं होगा क्योंकि जटिल तो है पर निष्क्रिय नहीं है। और चौथा ऑप्शन है जटिल और सक्रिय, तो ये सही होगा क्योंकि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब ये 17वां क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से अगर कोई भी बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा है तो उस ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, पहला, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, ये गलत होगा क्योंकि बच्चों में इससे भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है, उससे रुचि बढ़ेगी और सीखने में उनको हेल्प मिलेगी एक दूसरे से। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, ये गलत है क्योंकि बच्चों का ध्यान इससे भंग नहीं होता है। और तीसरा, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न और रुकावट पैदा करती है, ये भी गलत है। और चौथा है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, ये इसका सही आंसर ऑप्शन होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा है, चौथा। अब 18वां क्वेश्चन, एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो वह कौन सी विधि है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, ये हो सकती है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो ये नहीं होगी क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित विधियों पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहती है। और तीसरी है व्यवहारवादी में उसके व्यवहार का आकलन करके पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत है। और चौथी है आत्म केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, तो अध्यापक केंद्रित में वह अध्यापक तक ही सीमित रहती है, तो ये भी नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन होगा पहला प्रगतिशील, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में पद्धति में किसी भी विद्यार्थियों की उसकी ज़रूरतों को देखते हुए उसमें चेंजेस करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं हम प्रगतिशील, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। अब ये 19वां क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या बताता है। तो इस बच्चा अगर विद्यालय में असफल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहला है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये हमारे को बताता है कि ये जो इस विद्यालय में इन बच्चों की आवश्यकता और इनकी रुचि की पूर्ति नहीं हो रही है। और दूसरा है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आनुवंशिकता की कमियों से हम उनको नहीं निकाल सकते। तीसरा है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं, ये भी गलत है। चौथा है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, ये भी गलत है। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, कि यह हमें बताता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अब ये 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, मतलब मध्य बाल्यावस्था तक आते आते बच्चों में कितना डेवलपमेंट होता है।
तो तो इसमें मध्य बाल्यावस्था की अवधि कब होती है? वैसे बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष तक और मध्य बाल्यावस्था की होती है 8 से 10 वर्ष। तो 8 से 10 वर्ष के बालक में क्या डेवलपमेंट होता है? तो पहला है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये हो सकता है क्योंकि बाल्यावस्था में बालक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। दूसरा ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ये नहीं होगा क्योंकि ये किशोरावस्था में पेशीय कौशल का विकास और शरीर का पूर्ण रूप से विकास किशोरावस्था में हो जाता है, इसलिए ये किशोरावस्था में होता है, तो ये गलत है। तीसरा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। ये भी किशोरावस्था तक आते आते अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं। वैज्ञानिक तर्क की क्षमता का भी विकास होता है, ये भी गलत है। चौथा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। तो ये भी गलत है क्योंकि प्रतीकात्मक और खेलों का उभरना बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था में होता है, इसीलिए मध्य बाल्यावस्था में होता है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि मूर्त रूप से वो सोचना का प्रारंभ करता है मध्य बाल्यावस्था में, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अब है 21वां क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है ये भी गलत है क्योंकि विद्यालय की भूमिका तो सबसे मोस्ट है। और दूसरा है प्राथमिक कारक है, प्राथमिक गलत है क्योंकि बालकों के समाजीकरण में सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की, इसलिए प्राथमिक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है द्वितीय कारक है, ये सही है क्योंकि बालकों के समाजीकरण में सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की, उसके बाद दूसरी जो होती है वो होती है विद्यालय, और चौथा कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। इसका सबसे सही आंसर कौन सा है? दूसरा द्वितीय कारक है। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? मतलब इसमें किसने बताया है कि जो बच्चे जो सोचते हैं वो बड़ों से अलग होता है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। तो मैंने पहले ही बताया था कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के ऊपर बल दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका चिंतन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए, ये भी नहीं होगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है जीन पियाजे। तो इसका सही ऑप्शन होगा जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे ने ही चिंतन के बारे में सबसे ज़्यादा बच्चों के चिंतन के बारे में, उनकी अवस्थाओं के बारे में सबसे ज़्यादा बताया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। अब 23वां क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के लिए सबसे सही कौन सा है? संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय में होता है, ये गलत है क्योंकि सभी का विकास अलग अलग होता है और एक अलग अलग समय पर, और एक ही क्रम में तो होता है पर अलग अलग समय में होता है, ये गलत है। दूसरा है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, ये भी गलत है क्योंकि पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण ही पूर्ण विकास नहीं होता है। विकास एक सरल रेखा और एक दिशीय प्रक्रिया, ये भी गलत है क्योंकि विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है और एक दिशा में नहीं होती है। बालकों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये सही ऑप्शन है, ये हो सकता है और ये सही है क्योंकि बच्चों के विकास में अपनी संस्कृति के अनुसार विविधताएं होती है। जैसी संस्कृति में वो पैदा होगा वो उसी तरह उसका विकास होगा, इसलिए उसका जो सही ऑप्शन कौन सा है? चौथा 23वें का। अब है चौथा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ZPD भी बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश में जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र हम उसको बोलते हैं कि जिससे कोई भी बच्चा है जो एक प्रदर्शन करता है, तो वो जो अपने से अधिक, मतलब जो अपने से ज़्यादा जो जानता है या फिर जो अपने से ज़्यादा होशियार है, उसके द्वारा अगर वो देखकर अगर प्रदर्शन करता है तो उसके और उसके उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है हम उसको बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है पहला है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वो कर नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है।
तीसरा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते, ये भी नहीं होगा, गलत है। चौथा है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए गए प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, ये मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये इसका सही ऑप्शन है चौथा। अब 25वां क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, अब जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे की जो अवस्था है उनमें से जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है केंद्रीयकरण और अनुत्वरणीय सोच से आबद्ध है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था किशोरावस्था तक आते आते अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो केंद्रीयकरण जन्म के टाइम में जब बच्चा शिशु होता है तब भी वो अपने आप में केंद्रित रहता है और अनुत्करणीय सोच में आबद्ध रहता है, तो इसलिए ये तो गलत है, केंद्रीकरण किशोरावस्था में तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता में सक्षम नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि वर्गीकरण ये सब बाल्यावस्था में वो सीख जाता है। तीसरा है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है उसका। और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करते में समर्थ है, ये सही होगा क्योंकि किशोरावस्था में उसमें निगमन रूप से तर्क करने में और चिंतन करने में का विकास हो जाता है इसका। अब है 26वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए थे, उनमें से उसने तीनों में हर सिद्धांत में उसने 2-2 स्तर बताए हैं, तो उसमें से वो कह रहा है कि वो कौन सी अवस्था में है उसकी, कि जब वह सोचता है कि अगर इस सामाजिक प्रणाली को अगर सक्रियात्मक बनाए रखना है तो उसके लिए उसको मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका क्या ऑप्शन होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, क्योंकि अपने को इसमें यही तो बोल रहा है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए मानवीय संबंध और वर्ग सुरक्षित होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, तो ये इसका हो सकता है। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, यंत्र के उद्देश्य का अभिविन्यास, ये तो नहीं हो सकता। सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी नहीं हो सकता। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 27वां क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, जब बाल्यावस्था की अवधि है उसमें विकास कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये हो सकता है क्योंकि बाल्यावस्था में बालक बहुत तरह से और एक मिश्रित तरीके से सीखता है। केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये गलत है क्योंकि केवल परिणात्मक परिवर्तन नहीं होते, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था में। अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी गलत है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। और इसका सही ऑप्शन क्या कौन सा हो जाए, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 28वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब मैंने बताया था आपको कि लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल तो भाषा पे दिया है और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया, और उन्होंने बताया है कि कोई भी बालक है वो किसी भी भाषा के आदान प्रदान से वो सीख जाता है एक दूसरे से, तो इसलिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, तो ये नहीं अभी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एक दूसरे से मतलब संप्रेषण करके वो सीखते हैं। और दूसरा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये भी नहीं होगा। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्कीमा की बात जीन पियाजे ने की है। और चौथा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हो सकता है, ये सही ऑप्शन है क्योंकि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 29वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन करने पर क्या होता है, वो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, पहला ऑप्शन ये गलत है क्योंकि मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न नहीं करता।
दूसरा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है। ये भी गलत है क्योंकि उनको वर्गीकृत तो करना ही नहीं है। तीसरा है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ये सही हो सकता है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है और ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को क्या करता है, अपनी टीचिंग मेथड को बदलने में, उनको सोचने में, चेंज करने में भी हेल्प करता है। और चौथा है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? तीसरा। ये बेहद महत्वपूर्ण है और यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तीसरा क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालना की संभावना के अनुसार सही है? तो फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो सिद्धांत दिए थे इनमें से उनका जो कौन सा जोड़ा है वो सही है। तो इसमें से पहला है अंतरावैयक्तिक विक्रेता। ये तो गलत है क्योंकि अंतरावैयक्तिक में वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों से बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं और जो अपनी बात कहने में आसानी से एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं और अपनी बात रख लेते हैं और जो खुले रहते हैं, तो उसमें विक्रेता नहीं आएंगे। तो ये गलत है। दूसरा है भाषिक में मूर्तिकार। तो भाषिक वो होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जैसे कवि होते हैं ये सब इस भाषिक में आते हैं, जिनको बोलने की, समझने की जो सबसे ज़्यादा होती है वो भाषिक। तो उसमें मूर्तिकार नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा है शारीरिक गति संवेदनता और उसमें आते हैं खिलाड़ी। ये सही है क्योंकि जिसमें शरीर की गति होती है तो वो सब इसमें आएंगे। तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो शारीरिक गति संवेदना इसमें आते हैं। तो ये सही ऑप्शन है। चौथा है स्थानिक मनोवैज्ञानिक। ये भी गलत है क्योंकि स्थानिक मनोवैज्ञानिक नहीं होता। मनोवैज्ञानिक तो अंतर्वैयक्तिक होते हैं जो अंदर ही अपने ही मन को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने अंदर की आत्मा को पहचानना, अपने आप को पहचानना, वो मनोवैज्ञानिक उसमें आते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है वो है तीसरा, शारीरिक गति संवेदना। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। थैंक यू।